Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. Welcome to Trishul series for CAFM. यार देखो आज का एजेंडा बड़ा सिंपल सा है. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. यार देखो ये चैप्टर वैसे तो बड़ा सिंपल सा है बट इजी नहीं है. इस चैप्टर में जितनी हमको ज़रूरत हमारे कॉन्सेप्ट्स की है उतनी ही ज़रूरत हमको फॉर्मूला याद रखने की है. मतलब भैया फॉर्मूला रट्टे मारने पड़ेंगे यार. अनफॉर्चुनेटली यस. यहाँ पर हम जितने भी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, इनमें काफ़ी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती है. इस चैप्टर के थियरी क्वेश्चंस भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर में जितना हमारा काम मेमोरी का है उतना ही काम हमारे कॉन्सेप्ट्स का भी है. कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपके करवा दूंगा, लेकिन जितना भी हमारे रट्टा वाली चीज़ें हैं फॉर्मूलाज के लिए, उसके लिए व्हाट आई विल डू इज मैं आपके साथ साथ पैरेलली फ्री फॉर्म में नोट्स बनाते जाऊँगा. वही नोट्स आपको हमारी CAFM के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे. CAFM के व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स, डेली अपडेट्स एंड आगे आने वाले क्लासेस के डिटेल्स मिल जाएंगे. विद दैट बीइंग सेड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल सा चैप्टर चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू. यार देखो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का सबसे बड़ा पर्पस है हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी इंटरप्रिटेशन करके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके. फॉर दैट दे यूज फाइनेंशियल एनालिसिस. इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमसे कहना क्या चाहते हैं. जब एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना हार्ड अर्न मनी एक कंपनी में लगाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ जजमेंटल प्रोसेस जो एक यूजर को जज करने में हेल्प करता है कि कंपनी का एस्टिमेटेड करंट एंड पास्ट फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे थे, कंपनी की ऑपरेशनल रिजल्ट कैसी है एंड आगे कैसी होने वाली है. यहाँ पर हम हमारी थ्रू जजमेंट एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. ठीक है जी. नाउ द स्टेटमेंट्स तो हमने बना लिए, प्रेजेंट भी कर दिए, लेकिन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे यूजर्स के एक्चुअली काम आए. मैं अगर आपको एक डिवाइस दे दूँ, एक लैपटॉप दे दूँ, लेकिन वो लैपटॉप अगर काम का ही नहीं है तो क्या फ़ायदा मेरा आपको लैपटॉप देने का. वैसे ही अगर मैं सिर्फ मेरा पर्पस मेरे यूजर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना नहीं, ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है जो एक्चुअली उनके काम आए. एंड ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहला तो अंडरस्टैंडेबिलिटी. अरे क्या खाक काम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर यूजर को रेडिली अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो. दिस मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली प्रेजेंटेड विद प्रॉपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हमने क्लियरली देखा था कि यार फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके रिगार्डिंग नोट्स, सप्लीमेंट्री डॉक्स अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट जितने भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है सारे के सारे आ जाते हैं, which leads to good understandability of the users. The financial statements must be relevant for the users. यार देखो हर टाइप के यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है. जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अपनी स्टॉक मार्केट की प्राइसेस पर. हमारे क्रेडिटर्स एंड बैंक्स को हमारे लिक्विडिटी वाले रेशियो से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग रेशियोज से सबसे ज़्यादा मैटर होते हैं. हमारे लिक्विडिटी रेशियोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आर क्रेडिटर्स, बैंकर्स एंड जितने भी हमको लोन चार्ज पैसे हमको लेंड करते हैं. दिस में इन्वॉल्व रिपोर्टिंग पर्टिकुलर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन हुज ओमिशन और मिसस्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स. हर टाइप की इन्फॉर्मेशन हर एक यूजर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है. एंड ये प्रॉब्लम हमको यही बोलता है कि भाई जो टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारे जिस टाइप के यूजर के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है उस इन्फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए. ठीक है. The financial statements should be free from material errors and biases and shall not be misleading. That means उनकी reliability should be high. Financial statements की reliability is of utmost importance. ठीक है. Thus the information should faithfully represent the transactions and other events, the underlying substance of the events and prudently represent estimates and uncertainties. ठीक है. And financials should be comparable. देखो comparability 2 टाइप की होती है. एक होती है इंटरनल, एक होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब मैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ किया मोटर्स से. एंड अगर मैं 1 ईयर ऑफ टाटा मोटर्स यानी कि FY 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 23-24 से कंपेयर कर रहा हूँ ऑफ टाटा मोटर्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपेरेबिलिटी. एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंपेरेबल और ऑल अराउंड, यानी कि एक्सटर्नली तो कंपेरेबल होने ही चाहिए. आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद के भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेरेबल होने चाहिए. ठीक है जी. अब देखते हैं हमारी चेन ऑफ इवेंट्स कैसे होती है. कंपनी को समझो लोन चाहिए, वो एक बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, कैश फ्लोस, इनकम स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स यानी कि हमारा शोकी की स्टेटमेंट, हमारे शोकी वाली स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर देते हैं.
बैंक यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती है एंड देन डिसाइड करती है कि कंपनी को लोन एक्चुअली देना है या नहीं देना है. एंड फॉर दिस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारी बैंक्स एंड मल्टीपल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस में देखो कंपैरिजन, मतलब मैं अपने हमारे समझो मैं टाटा मोटर्स के रेशियोज को कंपेयर कर रहा हूँ हमारे किया मोटर्स से. दिस इज कंपैरिजन. एंड ट्रेंड एनालिसिस मतलब मैं टाटा मोटर्स के FY 23-24 के रेशियोज को कंपेयर कर रहा हूँ टाटा मोटर्स से ही, लेकिन FY 22-23 से इनका ट्रेंड देखने के लिए कि उनका ट्रेंड कैसा जा रहा है. अगर मैं सेम कंपनी से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इट इज़ कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस. एंड अगर मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सेम सेक्टर वाली कंपनीज होनी चाहिए. कंपनी जनरली सेम सेक्टर की होती है. मैं टाटा मोटर्स को इसरो से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. बोथ ऑफ देम आर फंडामेंटली डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो. इसलिए जनरली कंपैरिजन सेम सेक्टर वाली कंपनीज एंड कंपेरेबल कंपनीज के अंदर होता है. हम अगर टाटा मोटर्स के 1 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी कंपनी के दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस. हमारे रेशियो एनालिसिस कहाँ यूज आते हैं? हमारे ट्रेंड लाइंस निकालने में कि हमारा ट्रेंड कैसा जा रहा है, कंपैरिजन्स करने में जो एक्सटर्नल कंपनीज के साथ लेकिन इन द सेम सेक्टर कंपैरिजन्स होते हैं. ठीक है जी. एंड कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए एंड देखने के लिए कि पिछले सालों के कंपैरिजन में अपनी एफिशिएंसी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है. एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हर तरीके से कंपेरेबल होती है हमारी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. हमारा इंटरनली मतलब हम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं. एंड एक्सटर्नली मतलब हम हमारे इंडस्ट्री वाले जो नॉर्मल हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में हम कैसा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं एंड कैसे हम और बेटर हो सकते हैं विद ड्यू टाइम. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियो इज द फर्स्ट, लेवरेज एंड सॉल्वेंसी रेशियो, फिर टर्नओवर रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. हमारे ये 4 टाइप के रेशियोज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज. दे आर 1. सबसे पहला तो हम लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ने वाले हैं. लिक्विडिटी रेशियोज. सबसे पहला लिक्विडिटी का रेशियो इज करंट रेशियो, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे करंट एसेट्स एज कम्पेयर टू आवर करंट लाइबिलिटीज कितना पोर्शन ऑफ आवर बैलेंस शीट टेक ओवर कर लेते हैं. सबसे पहला रेशियो इज करंट एसेट्स रेशियो, जो हमें सिंपल सी बात बताता है कि हमारे करंट एसेट्स एज कम्पेयर टू आवर करंट लाइबिलिटीज हमारे बैलेंस शीट का कितना पोर्शन खा जाते हैं. देख देते हैं. एंड सिंपल सी बात है करंट रेशियो में, बिकॉज न्यूमरेटर में करंट एसेट्स है, ये रेशियो जितना ज़्यादा हुआ उतना कंपनी के लिए अच्छा है. जितना ज़्यादा हुआ उतना एक कंपनी के लिए अच्छा है. करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, लोन्स एंड एडवांसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट लाइबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी मैच्योर विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. ये हमने प्रॉपरली हमारे चैप्टर नंबर 1 में एंड 2 में बहुत ही ध्यान से पढ़ रखे थे. ठीक है. नॉर्मली अ हाई करंट रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. जितना हाई रेशियो उतना अच्छा है ये कंपनी के लिए. लेकिन देखो, एक ऑन एन एवरेज बैंकर्स इन इंडिया हैव यूज्ड अ नॉर्म ऑफ 1.33. इंटरनेशनली ये नॉर्म इज 2%. हमारे इंडिया में बैंकर्स हैव नॉर्मली केप्ट अ नॉर्म ऑफ 1.33, बट द इंटरनेशनल नॉर्म इज 2. करंट रेशियो इंडिया में बैंकर्स का नॉर्म इज 1.33, बट इंटरनेशनली इट इज 2. ठीक है जी. सिंपल सी बात, कैसे करना है फिर हमारा करंट रेशियो कैलकुलेट. करंट रेशियो का सिंपल सा मतलब है हमारे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स हमारी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, हमारा एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड ये है हमारे करंट लाइबिलिटीज. दोनों का करो टोटल. दिस इज 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000. वेरी सिंपल. इसका रेशियो, इसका आंसर वी गेट 2.29, जो हमारे नॉर्मल 1.33 से थोड़ा सा कम है. ठीक है जी. करंट रेशियो का हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर करंट लाइबिलिटीज. मतलब अगर हमारे करंट लाइबिलिटी वाले अभी के अभी हमारे भाग के आ गए कि भाई हमको अभी के अभी कैश पे करो, तो क्या हमारे पास उतने करंट एसेट्स हैं
क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ वाले हमसे आके पैसा इमीडिएटली मांगेंगे। मेरे पास उतने इमीडिएटली कैश रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना कि मैं उनको इमीडिएटली पे कर पाऊंगा। समझो अगर ये पूरे के पूरे पैसे मेरे पास फिक्स्ड एसेट में होते और अगर मेरे डेटर्स मेरे पास आ जाते पैसे मांगने के लिए, मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहले मेरे एसेट्स को सेल करना पड़ता, विच माइट टेक सम टाइम। लेकिन हमारे इमीडिएट लाइबिलिटी वाले वेट थोड़ी करेंगे, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वाले वेट नहीं करेंगे। तो हमारा करंट रेशियो हमें सिंपली बताता है कि भाई तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए कितने पैसे अवेलेबल है। अगर कोई हमारे करंट लाइबिलिटीज सडनली आगे पैसे मांगेंगे तो आर यू इन अ पोजिशन टू डिस्पोज ऑफ दैट लाइबिलिटीज, येस और नो। करंट एसेट से इवॉल्व होने वाला हमारा अगला रेशियो इज एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। गाइज यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर फॉर्मूला मॉड्यूल में थोड़ा सा गलत है, मॉड्यूल में यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है। करंट एसेट्स तो हमने करंट एसेट रेशियो तो देख लिया, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लेकिन क्या हम ये चीज़ समझते हैं कि इन्वेंट्रीज, हमारी जो इन्वेंट्रीज है एंड हमारा एडवांस टैक्स है, क्या ये एक्चुअली में करंट एसेट्स हैं? क्या इनसे एक्चुअली आपको पैसे आने वाले हैं? यार एडवांस टैक्स से तो बिल्कुल भी पैसे नहीं आने वाले। हमारे जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनमें से हमको पैसे नहीं आते हैं, वो हमारे अगले साल के पेबल होते हैं जो हमने करंटली पे कर दिए। तो यहाँ से हमको कुछ फंड्स तो नहीं आने वाले। क्या हमारी इन्वेंट्रीज में से पैसे आना गारंटीड होता है? क्या पता आज के बाद कोई हमारा स्टॉक ना खरीदे एंड जेन्युइनली मार्केट में ऐसा रिस्क एग्जिस्ट करता है कि आपके पास जितने स्टॉक पड़े हैं वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। तो यार कुछ इकोनॉमिक्स का ये सोचना था कि यार देखो करंट एसेट रेशियो तो कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसके साथ हमको हमारी इमीडिएट कैश सॉल्वेंसी के लिए एक दूसरे रेशियो की जरूरत है, दैट केम टू बी नोन एज एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसमें हम करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस अगर कोई हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं या हमारे कोई शॉर्ट टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको हम लोग लेस कर देंगे। चलो जी देख लेते हैं। करंट एसेट्स आर डिफाइंड एज क्विक एसेट्स आर डिफाइंड एज करंट एसेट्स excluding inventories and other current assets such as prepaid expenses, advance tax, etc etc etc। ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट रेशियो है जो हमारी इमीडिएट कैश सॉल्वेंसी देखता है। डिनोमिनेटर में तो बड़ा सिंपल सा है, करंट लाइबिलिटीज। डिनोमिनेटर तो बड़ा सिंपल सा है हमारा, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेंट्रीज माइनस अदर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, सब कुछ हम एक्सक्लूड कर देंगे। डिनोमिनेटर तो बड़ा सिंपल सा है, करंट लाइबिलिटी ही आना चाहिए। डिनोमिनेटर में तो यार देखो सिंपल सा है, करंट लाइबिलिटीज ही आना चाहिए। अब उससे और थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला रेशियो, अगर हमारे करंट लाइबिलिटीज सडनली हमसे पैसे मांगने आ गए, यार देखो हम हमारे ट्रेड रिसीवेबल से इमीडिएटली पैसा मंगवा तो सकते हैं, बट क्या गारंटी है कि वो इमीडिएटली पैसा दे देंगे? नहीं, हो सकता है कि वो 15 दिन ले लें, लेकिन हमको हमारे करंट लाइबिलिटीज को शायद हो सकता है 5 दिन में पैसे देने पड़े। ठीक है, तो एक और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो इज कैश रेशियो, एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड हमारे करंट इन्वेस्टमेंट जो हम ऑन कमांड सेल कर सकते हैं, जिनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन टू सेल नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी आरटीएस यानी कि रेस्ट्रिक्शन टू सेल नहीं है, मैं उसको इमीडिएटली सिक्योरिटीज मार्केट में बेच सकता हूँ एंड मुझे पता है कि मुझे उससे कितने पैसे मिले जाएंगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी। Indeed, lack of immediate cash may not matter if the firm can stretch its payment or borrow money for a short notice। लेकिन अगर किसी फर्म के पास बोरोइंग की फिलहाल कैपेसिटी नहीं है या अगर उनको बोरोइंग के पैसे मिल नहीं रहे हैं तो काम कैसे चलेगा? दिस इज अ मोर शॉर्ट टर्म रेशियो नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कैश रेशियो। जब हम देखें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें हम कर लेते हैं प्लस हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन इसके अंदर कोई भी आरटीएस यानी कि रेस्ट्रिक्शन टू सेल नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी इमीडिएटली डिस्पोजेबल इन द मार्केट। करंट लाइबिलिटीज, यार देखो ऐसे रेशियोज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप समझो कि ये रेशियो आपसे कहना क्या चाहता है। ये रेशियो सिंपल से एक बात कहता है, जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हमारा शॉर्ट टर्म की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। सबसे पहला रेशियो बोलता है काम करो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करो, कि अगर हमारे करंट लाइबिलिटी होल्डर्स सडनली हमसे पैसा मांगने आ गए, डू वी हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर देम। एसेट टेस्ट रेशियो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन यार इन्वेंट्रीज एंड अदर करंट एसेट्स लाइक हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स से हमको फंड्स मिलने थोड़ी वाले हैं, तो वो हमारे करंट एसेट्स में तो आनी नहीं चाहिए फॉर एसेट टेस्ट रेशियो। इसके लिए इसका नाम एसेट टेस्ट, इमीडिएट कैश सॉल्वेंसी रेशियो और क्विक रेशियो तीनों के नाम से जाना जाता है। कैश रेशियो बोलता है गोली मार दो सारी चीज़ों को, क्या हमारे पास बैंक में उतना पैसा पड़ा है कि हम हमारे लाइबिलिटी वालों को पे कर पाएँ। सिंपल, ये 3 रेशियो हमारे लिक्विडिटी रेशियोज फॉर्म करते हैं।
दीज थ्री रेशियोज आर आवर लिक्विडिटी रेशियोज. थोड़ा सा इधर अलाइनमेंट देख लेते हैं. दीज थ्री रेशियोज आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर लिक्विडिटी रेशियोज. हमारे रेशियोज का सबसे पहला पोर्शन लिक्विडिटी रेशियोज में 3 रेशियो आते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज आर आवर लेवरेज और सॉल्वेंसी रेशियोज, जो हमारे जनरली बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. हमारे बैलेंस शीट में कितना एक्चुअली ब्रेड एंड बटर मीट है हमारे बैलेंस शीट में टू पे ऑफ आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. पहले हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वाले रेशियोज देखे. नाउ दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वाले परमानेंट कैपिटल के हमारे स्ट्रक्चरल एंड कवरेज रेशियोज. लेवरेज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज is the second type of our ratios. Leverage and solvency ratios. ठीक है जी. इसका पहला टाइप इज डेट टू इक्विटी रेशियो. चलो समझते हैं. डेट टू इक्विटी रेशियो का सिंपल सा मतलब है हमारे कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स. ये रेशियो हमसे क्या कहता है कि हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स अगर कंपनी में 100 है तो हमारा डेट कैपिटल कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल. क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट कैपिटल हमने हमारे लिक्विडिटी रेशियोज में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल लाइबिलिटीज तो कंसिडर कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या. हमने हमारा शॉर्ट टर्म हमारे लिक्विडिटी रेशियोज में तो कंपेयर कर लिया, लॉन्ग टर्म का क्या. तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड्स 100 है तो क्या उसकी लॉन्ग टर्म डेट्स 120 हो सकते हैं. यार हो तो सकते हैं, बट क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं. कंपनी में मतलब खुद के ओनर्स के फंड्स 100 रुपये लगे हैं, लेकिन बाहर वालों ने एक्सटर्नल होल्डिंग्स 120 है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग रन ऑफ द कंपनी. अगर आपकी डेट सर्विसिंग अच्छी नहीं है तो ये चीज़ बहुत ही आगे जाकर प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ा सिंपल सा है. लॉन्ग टर्म डेट्स, हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत ध्यान से पढ़ा था. शेयर कैपिटल आता है उसके अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोथ ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. बोथ ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. यार देखो, लेकिन अगर हमें शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं दिए हुए हैं तो देखो, शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, फिर आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. या तो एक काम करो, शेयर होल्डर्स फंड्स का यहाँ से टोटल ले लो. अगर नहीं मिलता है तो ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ कर दो. अपने को आंसर सेम आएगा. अपने को आंसर सेम आएगा बिकॉज बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम होता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. शेयर होल्डर्स फंड में समझो 35 रुपीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में 55 रुपीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे 20 रुपीज़ है. व्हाट इज़ द टोटल? 55, 40, 90, 110. नॉन करंट एसेट्स हमारे पास है 70 के, करंट एसेट्स है 40, 110. चलो एक बार कंफर्म करके देख लेते हैं. यहाँ तो हम नॉन करंट एसेट्स 70 प्लस 40 माइनस 55 माइनस 20, सेम आंसर 35, सेम आंसर 35 निकाल सकते हैं. या तो मॉड्यूल में जो एक और चीज़ दी गई है दैट इज कि काम करो, आपके नॉन करंट एसेट्स 70 माइनस कर दो 55, पहले ये करो. लेकिन सर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का क्या? अरे धनिया सुनो तो सही मेरी बात, अरे मेरे धनिया मेरी बात सुनो तो सही. ये आया मेरे पास 15, फिर इसमें या तो ऐड कर दो या लेस कर दो हमारा वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो या लेस कर दो, यानी कि हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. हाउ मच इज दिस? 15 प्लस 40 माइनस 20. आंसर हमारा यहाँ पर भी 35 ही आ रहा है. आंसर हमारा यहाँ पर भी 35 ही आ रहा है और ये आएगा. मॉड्यूल में इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके दे रखे हैं. करंट लाइबिलिटीज़ हमारा पोर्शन तो हमने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज में देख लिया. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का क्या? इसके लिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आया. लॉन्ग टर्म डेट्स में तो हमारी सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे लिक्विडिटी वाले रेशियोज में आ जाएंगे. शेयर होल्डर्स फंड्स को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. हमारे बैलेंस शीट अप्रोच में से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये तीनों चीज़ों को प्लस कर दो. या तो हम ये काम कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और फिर वर्किंग कैपिटल यानी कि हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ को भी प्लस कर देते हैं. या हम कर वही रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, कर हम दोनों चीज़ों में वही रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट उसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके मॉड्यूल में दे रखे हैं. ये चीज़ मेरे को छोड़ने का दिल नहीं था, इसलिए समझा दिया. डेट टू इक्विटी रेशियो, इसको DE रेशियो भी कहा जाता है. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन
शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में देखो सिंपल सी तीन चीज़ें आती है, हमारा शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स प्रेफरेंस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक और सा तरीका है, एक और तरीका है हमारे पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। दोनों चीज़ों में हम अराइव एट द सेम आंसर ही होंगे, दोनों चीज़ों में, दोनों आंसर्स में हमको सेम आंसर ही आएगा, बस प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, डिपेंडिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, यू हैव टू यूज वन ऑफ द अबाउट दीज टू फॉर्मूलाज। सिंपल सी बात है यार, वेरी सिंपल सी बात है। चलो जी, चलो भाई, इलस्ट्रेशन 4 हमको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या आएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारी कहाँ दी रखी है, 1,50,000, 1,50,000 सिंपल। हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं, हमारे 8 लाख यहाँ दिए हुए, 2 लाख एंड 1 लाख। एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है। नोट नंबर वन जो हमें दे रखा है, एक बार फटाफट से उसको देख लेते हैं। नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ये कैपिटल है, दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख। हमने ये हिस्सा इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दिस इज नॉट शेयर होल्डर्स फंड्स, ये हमारे शेयर होल्डर के फंड में नहीं आता है। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर यहाँ पर वारंट्स होता, ये वारंट्स वाले पैसे होते तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, बस ये सिर्फ अलॉटमेंट पेंडिंग वाले हैं, इसके लिए हम इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। डू वी हैव द करेक्ट आंसर, 1,50,000 अपॉन 9 लाख, 1,50,000 अपॉन 9 लाख, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ो जिंदगी में। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, एक काम करो, अपने नॉन करंट एसेट्स का टोटल बताओ 11 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल बताओ माइनस 1,50,000, आया मुझे ये 9,50,000। प्लस कर दो इसके अंदर मेरे वर्किंग कैपिटल, हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल, 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,10,000, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस मेरा माइनस 1,50,000, ये हो गया मेरा 1,50,000। अजी बिल्कुल ये बोलेंगे नहीं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी लेस हो जाएगा, माइनस 2 लाख। अभी हमको कितना आया, 9,50,000 प्लस 1,50,000, दिस इज 11 लाख माइनस 2 लाख। यहाँ पर भी हमें 9 लाख ही आएगा, यहाँ पर भी हमें 9 लाख आंसर ही आएगा। इट इज़ जस्ट दैट पेपर में प्रेजेंट करने का, या तो खाना ऐसे खा लो या मुंह से घुमा के खा लो, खाना जाएगा तो आपके मुंह में ही बस। एग्जाम में अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन में जहाँ आपको डेटा पूरी नहीं दी है, दीज 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन मस्ट बी यूज्ड। नाउ दीज 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज मस्ट बी यूज्ड। यार नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम हमारे टोटल एसेट्स में से कितना हम फंड्स डेट में से लेके बैठे हैं। यहाँ पर अगेन थोड़ी सी इंस्टीट्यूट से यहाँ गलती हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स नहीं होता, या नेट एसेट्स नहीं, हमको टोटल एसेट्स लेने पड़ते हैं, यहाँ हमको टोटल एसेट लेने पड़ते हैं। यहाँ दिया हुआ फॉर्मूला इज करेक्ट, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या गलती की है। बैलेंस शीट हम दोबारा से बना लेते हैं। हमारे शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, वेरी सिंपल। हमारे टोटल एसेट्स देखो ये पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेते हैं। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। एंड इस फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब है हमारे टोटल एसेट्स में से कितना पोर्शन हमारे डेट ने फंड कर रखा है। ये रेशियो देखो हमको सिंपली एक बात बताता है कि हमारे टोटल एसेट्स में से कितना हमने डेट के थ्रू उठाया हुआ है। समझो शेयर होल्डर्स फंड्स 40 है, टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी 60 है, टोटल एसेट्स हमारे आ गए 100। तो ये रेशियो बोलता है काम करो, टोटल लाइबिलिटीज़ करो 60 डिवाइडेड बाय 100, हमको आता है 0.6, यानी कि हमारे 0.6 यानी कि 60% ऑफ आवर टोटल एसेट्स आर फंडेड बाय डेट। आवर 60% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फंडेड बाय डेट। अगर मैं इस रेशियो को 1 से माइनस करूँ, 1 माइनस 0.6 में करूँ तो मुझे आता है 0.4, वेरी ऑब्वियस। 0.4 मुझे बोलता है कि मेरे 0.4 यानी कि 40% ऑफ द एसेट्स आर फंडेड बाय इक्विटी।
शेयर होल्डर्स फंड्स में से मेरे 40% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फंडेड। ये रेशियो जितना कम उतना अच्छा, सिंपल सी बात है। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारे इन केस ऑफ लिक्विडेशन हमारे डेट होल्डर्स पूरे के पूरे एसेट्स को लेके चले जाएं। ये रेशियो जितना कम उतना अच्छा। यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़े से एरर्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, यहाँ वाला फॉर्मूला परफेक्टली करेक्ट है। यही चीज़ हमको हमारे ये क्वेश्चन में भी देखने मिलती है। क्वेश्चन में भी यही चीज़ हमारे यही वाला फॉर्मूला से इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाला है। चलो देख लेते हैं। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है 40 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है 70 लाख। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज़ हमको मिल गई 40 प्लस 70, 40 लाख प्लस 70 लाख। आंसर मैं इन लाख निकाल रहा हूँ, डजेंट मैटर। ठीक है, हमारे शेयर कैपिटल में क्या क्या इंक्लूडेड है? ₹20 लाख प्रेफरेंशियल स्टॉक, ₹5 लाख हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टॉक, ओके वो भी हमको इंक्लूड करना ही होता है। 8 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स एट 10 पर शेयर, ओके फाइन परफेक्ट। हमने देखा कि हम एसेट्स का टोटल निकालने के लिए टोटल लाइबिलिटी साइड का भी टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे एसेट्स का टोटल इज 100, लेकिन लाइबिलिटीज़ का टोटल अगर हमको निकालना है तो 40 प्लस 60 कर दो, हमारे एसेट्स का टोटल आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी वो सेम चीज़ की लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हम हमारी सारी लाइबिलिटीज़ दैट मीन्स 40 प्लस 70 कर दें, और फिर अगर हम हमारे इक्विटीज हेड को भी प्लस कर दें तो 20 ये 5 ये 20 प्लस 5 प्लस 8 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 10 दैट इज 80। मैं इसका टोटल निकालूँ, आई गेट 110 अपॉन 70 प्लस 40 आई गेट 110 प्लस 25 प्लस 80 105 दैट इज टोटल मिला के 215। आंसर मेरा आएगा 110 अपॉन 215, यानी कि अराउंड 110 अपॉन 215, यानी कि अराउंड 51% ऑफ द कंपनी के एसेट्स आर फंडेड बाय डेट। ये थोड़ी रिस्की चीज़ होती है, क्योंकि अगर कल को डेट होल्डर उठ के आ गए तो मेरी कंपनी के 50% एसेट खाली हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि यार देखो, मॉड्यूल में थोड़ा सा फॉर्मूला ऊपर नीचे दिया था, उस चीज़ का हम एकदम ध्यान रखेंगे। एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो वी गेट टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। वेरी सिंपल। टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, वेरी 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 सिंपल। इसके अंदर हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है दैट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है सारे के सारे टोटल एसेट्स। यहाँ पर हम नेट एसेट्स नहीं ले सकते हैं, दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ, ये फॉर्मूला करेक्ट है, यहाँ पर ये वाला भी फॉर्मूला सही दिया हुआ है। आप अगर गूगल भी करेंगे तो टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स ही हमारा फॉर्मूला आता है, नेट एसेट्स नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम प्रॉपरली इंटरेस्ट पे कर पाए। मतलब चलो देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि हमारा पीबिट, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपरली हमारे P&L के फॉर्मेट में देखा था। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये हमको सिंपली बताता है कि अगर हमारा पीबिट 1000 रुपये है एंड जिसमें हम लोग इंटरेस्ट 100 रुपये भर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट भरने की मेरी औकात है? क्या मैं मार्केट में जो मैंने लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है, क्या मैं उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट सही से भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा? वेरी सिंपली पुट, हमारे बैंकर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट रेशियो होता है कि भाई तुम मेरे से लोन ले तो रहे हो, पर क्या तुम्हारी हैसियत है उतनी कि तुम मेरा लोन का इंटरेस्ट भी रीपे कर पाओगे? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इनिशियल चेक पॉइंट्स जो बैंकर्स लोन देने के पहला देखता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, पीबिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन हमारा इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट हमारा लॉन्ग टर्म डेट का होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन यार इस फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस हमने पीबिट में से लेस कर दिया होता है। पीबिट एक्सपेंस तक आने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको हमारा डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ता है। लेकिन क्या डेप्रीसिएशन इज एक्चुअली एन एक्सपेंस? नहीं, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बोलते हैं, एक काम करो, डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, पीबिट निकालो, परफेक्ट है, पीबिट तक अपना स्टेप परफेक्ट है, लेकिन इसमें डेप्रीसिएशन प्लस कर दो और फिर उसके बाद डेट का इंटरेस्ट को डिवाइड करो, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज टेक्निकली अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, आपको मॉडिफाइड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोला है या आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो साधारण वाला बोला है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज पीबिट अपॉन इंटरेस्ट, हमारा मॉडिफाइड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज पीबिट प्लस डेप्रीसिएशन अपॉन डेट का इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज पीबिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। या अगर यही चीज़ को मॉडिफाइड बोला गया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
तो पीबिट प्लस होगा हमारा डेप्रीसिएशन अपॉन इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट. वेरी 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 सिंपल, वेरी 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 सिंपल. चलो भाई एक एग्जांपल देख लेते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000. 15% लॉन्ग टर्म डेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000. ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमको पीछे जाना पड़ेगा. ठीक है, एंड टैक्स रेट इज 40%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000. दैट मीन्स आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1 लाख. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1 लाख. अगर मैं टैक्स की 40% रेट को डिनोमिनेटर में डाल दूं, मुझे सिंपली 1 माइनस 0.4 करना है. 60,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, मुझे आंसर आएगा 1 लाख. 1 लाख में मेरा इंटरेस्ट प्लस कर दूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मुझे इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा. वो आता है मेरा क्या, कितना आता है, 1,50,000. 1,50,000. तो मेरा पी बीट इज 2,50,000. यानी कि दिस 1 लाख प्लस मेरा 1,50,000 ऑफ इंटरेस्ट का एक्सपेंस, 2,50,000 टोटल मिला के. मेरा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 1,50,000. वेरी सिंपली 5/3 मेरा फाइनल आंसर आएगा. 2,50,000 अपॉन 1,50,000. वेरी सिंपल. तो यार हमारे अगले दो टाइप के रेशियोज आर फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो. लेकिन यार यहाँ पर मॉड्यूल में एक्सीडेंटली फॉर्मूलाज को फेरबदल कर दिया गया. यानी कि हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऊपर दिया है एंड हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस रेशियो नीचे दिया है. तो अपन देखते हैं हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो सबसे पहले क्या होता है. या डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब हम इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल भरने के कैपेसिटी में है या नहीं है. हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऐसे हैं कि क्या हम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों को साथ में पे करना अफोर्ड कर सकते हैं. चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसा बनता है. हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हमने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया, वी गेट इबिटा. ठीक है, इसमें से उसके बाद हम लोग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेस कर देते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट लेस करते हैं, उसके बाद टैक्सेस कम करते हैं, देन हमारे पास आ जाता है PAT. हमारे जितने भी डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, दे आर ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस. इसके लिए ये फॉर्मूला कंसिडर करता है कि एक काम करो, अपना पीबिट ले लो, उसमें प्लस कर दो डेप्रीसिएशन. यानी कि न्यूमरेटर तो बड़ा सिंपल सा है, हमको इबिटा लेना है. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सब कुछ ले लो. या कि डिनोमिनेटर में भी थोड़ी सी इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ करी है. डिनोमिनेटर में बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल जितना हम लोन का प्रिंसिपल, अगर हमने 5 लाख का लोन लिया है जिसके ऊपर हमको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि हर साल आप फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 1 लाख का प्रिंसिपल रीपे करोगे एंड इंटरेस्ट कितना बनेगा. फर्स्ट ईयर में 5 लाख का 10% इट इज 50,000, 1.5 लाख. लेकिन क्या ये 50,000 एक्चुअली आपका टोटल एक्सपेंस है. चलो देखते हैं. अगर हम कंसिडर करें 30% की रेट ऑफ टैक्स, ये पूरा 50,000 आपका एक्सपेंस नहीं है. समझते हैं कैसे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अपना इबिटा है 1 लाख, इबिटा ये कंसिडर 1 लाख. टैक्स रेट के हिसाब से अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर 30% लगा दूं तो मेरा टैक्स का एक्सपेंस इज 30,000. ठीक है, बट ऐसा होना थोड़ी चाहिए. इबिटा में से हमको इंटरेस्ट का खर्चा लेस तो करना है. क्या मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट खर्चे के जैसे लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेंस तो एक्चुअली ओनली दिस 50,000 है. चलो करके देखते हैं. 1 लाख माइनस 50,000, 1 लाख इबिटा माइनस 50,000 ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, वी गेट 50,000. इसका 30% कम्स टू 15,000. यानी कि ये 50,000 का खर्चा राइट ऑफ करने के बाद, ये 50K का खर्चा राइट ऑफ करने के बाद मेरा 15,000 से टैक्स का एक्सपेंस कम भी तो हो गया. मेरा 50,000 एक्सपेंस ज़रूर है, लेकिन वो एक्सपेंस इनकर करने की वजह से मेरा टैक्स का एक्सपेंस 15,000 से कम भी तो हो गया. तो यार उसका सेट ऑफ भी तो दो. मतलब टोटल मेरा एक्सपेंस 50,000 मैंने बैंकर को पे किया, लेकिन मेरा एक्चुअल एक्सपेंस 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स, दैट मीन्स 50,000 इंटू 1 माइनस 0.7, दैट इज 35,000 है. कैसे समझते हैं. 50,000 मेरा खर्चा ज़रूर हुआ, लेकिन 15,000 से मेरा टैक्स का एक्सपेंस कम भी तो हुआ. तो 50,000 में से 15,000 लेस भी तो करो. 50,000 माइनस 15,000 जो आपका टैक्स का एक्सपेंस कम हुआ, दैट इज 35,000. यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है.
यहाँ पर इंटू होना चाहिए था, एंड यहाँ प्लस प्रिंसिपल भी चाहिए। चलो देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो इज ओनली repayment of the loan is only adjusted upwards for tax factor because loan repayment amount unlike interest is not tax deductible। हमारा लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वही टैक्स डिडक्टेबल होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। दिस रेशियो मेजर्स डेट सर्विस एबिलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली बिकॉज इट कंसिडर्स बोथ इंटरेस्ट and principal repayment obligations. This ratio may be amplified to include other fixed charges like lease payment and preference dividend, जिसको अपन फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो बोलते हैं। अगर इस रेशियो के अंदर हम लोग फिक्स चार्जेस अदर वाले इंक्लूड कर दें तो इसको फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो बोलते हैं, जो अपना अगला टॉपिक है। तो यार भैया आप हमको फिक्स एक फाइनल फॉर्मूला बताओ, हम वही याद करके एग्जाम में जाएंगे। आज ही ले लो। हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो सिंपली हमको बोलता है अपना EBITDA ले लो, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन, उसको डिवाइड कर दो प्रिंसिपल, जिसमें हम टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बिकॉज प्रिंसिपल इज नॉट टैक्स एडजस्टेबल। ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करेंगे ताकि हम टैक्स में जो हमको खर्चा बच रहा है इंटरेस्ट में से हम उसको एडजस्ट कर पाएँ। एंड इसकी रेंज इज 1.5 से लेकर 2 के बीच में। 1.5 से लेकर 2 के बीच में इट इज अ गुड रेंज, यानी मॉड्यूल में दी भी गई है। अपना एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अपना एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2। हमारा अगला फॉर्मूला इज अ लिटिल ट्रिकी, थोड़ा सा हमारा फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो देखते हैं। पहले ले लो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस कर दो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन यानी कि हमारे सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्लस कर दो इंटरेस्ट, प्लस कर दो अपने लीज रेंटल्स, एंड डिवीजन में सारे के सारे अपॉन में डाल दो सारे के सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका लीज रेंटल, प्लस आपका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन। यहाँ हम इस फॉर्मूला से सिंपल चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या आपका पैट सफिशिएंट है ये सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट जो एक बिजनेस को बेयर करने पड़ते हैं टू रिमेन इन टू एग्जिस्टेंस, भरने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कर दो सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लस करो अपना इंटरेस्ट ऑन लोन्स प्लस आपके लीज रेंटल्स। डिनोमिनेटर में बहुत सिंपल सी बात है, हमारे सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट जिनकी हम पेमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, अपने लीज रेंटल, अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन भैया आपने यहाँ पर, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया? यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का डिनोमिनेटर में हमने इंटरेस्ट में 1 माइनस टी क्यों नहीं किया? बिकॉज न्यूमरेटर में हमने पैट ले रखा है, हमने न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रखा है, लेकिन ऊपर वाले इसमें हमने इबिडा ले रखा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। ऊपर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था, इसके लिए हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर बिकॉज हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया हुआ है, हम डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स नहीं करेंगे, हम नॉर्मल सा सिर्फ इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, आई होप ये छोटी सी बारीक बारीक पॉइंट्स आप याद रखोगे, आई होप ये बारीक बारीक पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फॉर्मूला इसका भी बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, प्लस करो सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्लस करो लीज रेंटल प्लस इंटरेस्ट, डिनोमिनेटर में लीज रेंटल प्लस इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर 1 माइनस टी नहीं होता बिकॉज न्यूमरेटर में पैट है, ऊपर वाले में हमने 1 माइनस टी किया बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में ईबिडा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है न्यूमरेटर में, दैट इज वाई हमने डिनोमिनेटर के इंटरेस्ट में से टैक्स का एडजस्टमेंट दे दिया। हमारे टर्नओवर रेशियो पे, ये टर्नओवर रेशियोज के काफ़ी सारे अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं एंड बच्चे इसमें बहुत गोल गोल घूमते भी हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब देखो सबसे पहले देखो इन्वेंट्री लिखा है, फिर लिखा है टर्नओवर, सिंपल उनको डिवाइड कर दो। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कि एवरेज में हमने साल के स्टार्टिंग में एंड एंड में ऑन एन एवरेज कितनी इन्वेंट्री रखी है, उसको कर दो डिवाइड हमारे COGS से, सॉरी COGS को डिवाइड कर दो हमारी एवरेज इन्वेंट्री से। थर्ड टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला इसमें आए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसमें आता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। साल के स्टार्टिंग में मेरी इन्वेंट्री वो 50,000, साल के एंड में इट इज 75,000,
तो 50,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑन एन एवरेज 60 to 500 की मैंने इन्वेंट्री रखी है। लेकिन अगर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखी है तो क्या मैं उसको जीरो अज्यूम कर लूँ? अजी बिल्कुल मत करना। अज्यूम कर लेना कि आपको जो आंसर दिया है 50,000 की इन्वेंट्री, वो आपका एवरेज इन्वेंट्री ही है, ये आपका एवरेज इन्वेंट्री ही है, ठीक है। पर देख लेते हैं उसने मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा हुआ उतना अच्छा कि हम लोग उतना एवरेज एफिशिएंटली हम अपना एवरेज इन्वेंट्री को टर्नओवर कर पा रहे हैं। चलो दाई देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री इन द एंड। इसका एवरेज आता है 20,000। एवरेज इन्वेंट्री मेरा आ गया 20,000। क्या है? हाँ, नेट परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैरेज इनवर्ड्स, नेट परचेजेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमको नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या देखो, इसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए सीधा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 18,000। इन 1000 लिख रहा है मैं, इन 1000 लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर उतनी जगह नहीं है। इन्वेंट्री एट दी एंड यानी कि बाय हमारा क्लोजिंग 22,000। परचेजेस मैंने कितने किए? 46,000। वेजेस मैंने यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000 भरे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने 14,000 भरे। सेल्स को फिलहाल के लिए छोड़ दो। कैरेज इनवर्ड्स मतलब मैंने मेरी परचेसेस के ऊपर कितना कैरेज का खर्चा भरा है, इसको हम हमारे ये वाले साइड में इंक्लूड कर देंगे। चलो जी देख लेते हैं हमारा नेट 18 प्लस 46 प्लस 14 प्लस 4 माइनस 22, हाउ मच वी गेट? 60 एंड बिकॉज हमको 60 आया, इट इज एक्चुअली 60,000। वेरी गुड, 60,000। अगर मैं यहाँ पे सेल्स ले लूँ 80, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20,000। लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट कंपेयर करना ही नहीं है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट हम नेक्स्ट टाइप के रेशियोज में कंपेयर अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ पर एक सिंपल बात बोलता है कि जितना हमने परचेसेस किया है उसका कॉस्ट कितना है। ये फॉर्मूला हमको सिंपल सा बोलता है हमने टोटल मिलाकर जो 80,000 का सामान सेल किया है मार्केट में, 80,000 का हमारी जो सेल्स है, इसका टोटल कॉस्ट कितना है। कॉस्ट माइनस में अगर सेल कर दूं, मेरा जीपी 20,000 मिल जाएगा, 20K का मुझे जीपी मिल जाएगा। लेकिन इस 80,000 का सामान बेचने के लिए मुझे कितना टोटल कॉस्ट इनकर करना पड़ा है, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने यहाँ फॉर्मूला में सिंपल सा चीज़ किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज 3। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको सेल्स दे रखा है, जीपी रेशियो हमको 10% दिया है। जीपी रेशियो मतलब हमारा जीपी अपॉन सेल्स हमको दे रखा है, तो टोटल जीपी अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 0.1, दैट इज 10%। तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 4 लाख इंटू 10% इज 40,000। कितना आता है मेरा जीपी आ गया 40,000। अगर मैं मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी लेस कर दूं, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया मेरा? 3,60,000। 3,60,000 मेरे को आ गया। फिर एवरेज इन्वेंट्री 55,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 इज माय करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, वेरी क्विक, ठीक है। मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो चुका है खत्म। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हमने नोट किया? जी बिल्कुल किया नोट। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आर रेशियोज, टर्नओवर रेशियो, जहाँ पर हम टर्नओवर के बेसिस पे हमारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये हमारे थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज में आता है। रेशियो एनालिसिस के थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज में हमारे टर्नओवर रेशियोज आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर। या इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? अगर हम बार बार हमारे डेटर्स को ऑन क्रेडिट सेल करते हैं, क्या ये चीज़ अच्छी बात है? या देखो, सेल तो करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार क्रेडिट पे चीज़ सेल करना बुरी बात है। सेल करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार क्रेडिट सेल करके अपने खुद के पैसे डेटर के पास अटका देना, वो तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कुछ डेटर्स कैश पे करने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो ये रेशियो हमको बताने की कोशिश करता है कि हमारे कितना एफिशिएंटली हम हमारे डेटर से पैसा वसूल कर लेते हैं। इसमें हम सिंपल बात लेते हैं, हम नेट क्रेडिट सेल ले लेते हैं, हम कितना माल क्रेडिट में बेचते हैं अपने डेटर्स को, एंड एवरेज सन्ड्री डेटर्स ले लेते हैं। एवरेज सन्ड्री डेटर्स ले लेते हैं। यार देखो, समझो हमारा नेट क्रेडिट सेल इस 10,000, 10,000 का मैं माल बेचता हूँ
और मेरे एवरेज डेटर्स भी 10,000 है, मेरे पूरे के पूरे एवरेज डेटर्स मेरी सेल्स को ब्लॉक करके बैठे हैं। चलो इस रेशियो को मतलब 1 आया तो बहुत बुरा है, 1 इज़ बैड। समझो अगर मेरे डेटर्स वर 1000, यानी कि मेरे 10,000 की सेल के सामने सिर्फ 1,000 के डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 9,000 ने मुझे पे कर दिया। 10 का रेशियो इज़ बेटर। यानी कि जैसे जैसे रेशियो बढ़ता जाता है इट इज़ गुड। जैसे जैसे रेशियो बढ़ता जाता है ये दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपने डेटर्स से पैसे वसूल कर रही है। ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कितने टाइम में ऑन एन एवरेज एक सन्ड्री डेटर हमको माल बेच देता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बोलता है, एक काम करो, अपने जितने डेटर्स हैं वो ऑन एन एवरेज कितने दिन में आपको पैसे दे देते हैं। एक डेटर है जो जनरली 10 दिन लगाता है, दूसरा है जो नॉर्मली 50 दिन लगाता है। इनका एवरेज हमको जो आता है दैट इज 30। ये फॉर्मूला हमको यही चीज़ों को सारे के सारे डेटर्स के लिए कंप्यूट करना सिखा देता है। इसका फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, एवरेज सन्ड्री डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। एवरेज डेली क्रेडिट सेल ये हमको सिंपली बताता है कि हमारे डेटर्स से हमको ऑन एन एवरेज कलेक्शन में कितना टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज हम कितना टाइम में हमारे डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेली कलेक्शन रेशियो सिंपली एक फॉर्मूला से रिलेटेड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 अपॉन डेटर टर्नओवर। देखते हैं कैसे रिलेटेड है। एवरेज सन्ड्री डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। अगर मैं फॉर्मूला को इस पोर्शन को मैंने एक्सपैंड कर दिया, मैं 365 को यहाँ लेके आता हूँ। एवरेज डेली क्रेडिट सेल इंटू 365 मतलब एनुअली मैं कितनी एवरेज क्रेडिट सेल कर रहा हूँ। हमारी नेट क्रेडिट सेल आ गई फॉर द होल ईयर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज सन्ड्री डेटर अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर। मैंने यहाँ से 365 नीचे ला दिया तो यहाँ आ गया 1 अपॉन डेटर टर्नओवर इज इक्वल टू एवरेज सन्ड्री डेटर अपॉन नेट क्रेडिट सेल। मेरा ये आ जाता है। एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे फॉर्मूला को उल्टा कर देता हूँ एंड इस फॉर्मूला को उल्टा करने के बाद मुझे क्या आता है, डेटर्स टर्नओवर इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर्स। एंड डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली यही मेरा डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला है। लेकिन एग्जाम में ये चीज़ों में रिलेशन निकालने मत बैठना, ये चीज़ों को फटाफट से अभी के अभी याद रख ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को अभी अच्छे से डेटर टर्नओवर रेशियो में देखो 3 चीज़ें आ जाती है। डेटर टर्नओवर रेशियो में हमारा सबसे पहला इट इज डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर मतलब हमारे नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर्स। ये हमको सिंपली बताता है हम कितने एफिशिएंटली अपने डेटर से पैसा निकाल के ले सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमको ये बताता है एवरेज सन्ड्री डेटर अपॉन डेली क्रेडिट सेल। एवरेज सन्ड्री डेटर्स अपॉन डेली क्रेडिट सेल, एवरेज डेली क्रेडिट सेल। ठीक है जी। इन दोनों का रिलेशन कैसा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू, एंड इन दोनों का रिलेशन कैसा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 365 अपॉन डेटर टर्नओवर। वेरी सिंपल। यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूला एक सिंगल इसमें पढ़ लिए एंड ये हमारे इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज ये तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए तभी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इन तीनों के फॉर्मूलाज का ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में प्रॉपरली इस फॉर्मूला को एकदम रट के जाना। एग्जाम में भूलने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं चाहिए, एग्जाम में भूलने की गुंजाइश अजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज सन्ड्री डेटर्स इज आवर डेटर टर्नओवर रेशियो। अब हमारे अगले 2 रेशियोज बहुत ही सिंपल से हैं। हमारे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यानी कि हमारी नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट। नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट, ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। कि मतलब अगर हमारे 100 रुपये के एसेट्स हमको 1000 रुपये की इनकम ला के दे रहे हैं, वर्सेस हमारे अगर 100 रुपये के एसेट्स, हमारे 100 रुपीज़ के एसेट्स आगे जाकर हमको 1200 की रिटर्न ला के दें, तो क्या ये चीज़ अच्छी नहीं है कि 100 के सामने पहले हम 1000 कमा रहे थे, अभी हम 100 के सामने
1200 कमा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो ये रेशियो जैसे बढ़ता जाता है, इट इज़ अ गुड इंडिकेशन, इट इज़ अ गुड इंडिकेशन। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल, नेट सेल अपॉन एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट को कंसिडर करेंगे, वो भी एवरेज। नेट मतलब हम फिक्स्ड एसेट में से डेप्रीसिएशन लेस कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन आपको इंक्लूसिव अमाउंट दिया है तो आपको डेप्रीसिएशन लेस कर देनी है। नेट सेल अपॉन एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स, एंड इसका बड़ा भाई हमारा टोटल एसेट रेशियो, मतलब नेट एसेट्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। हमारे साल के स्टार्टिंग में कितने टोटल एसेट्स थे प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम लोग ये सेम चीज़ फिक्स्ड एसेट में भी कंप्यूट करेंगे अगर हमको साल के स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों की डेटा दी गई है तो। अगर सिर्फ टोटल एसेट्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया है, तो चांपली बन के इसको डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। इसको एवरेज टोटल एसेट्स कंसिडर करके समझो। चांपली एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बनने का। समझो सिर्फ टोटल एसेट्स दिया है 50,000, तो चांपली बन के इसको डिवाइड बाय 2 मत कर देना, इसको टोटल एवरेज टोटल फिक्स एसेट मानकर अब मेरे डिनोमिनेटर में 50,000 लिख देना। 25,000 लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने इसको क्लोजिंग कंसिडर कर दिया, ओपनिंग हमने सोच लिया 0 है, अजी 0 मिलेगा, मिलेगा अभी 0 ही। एग्जाम में चांपली बनने का नहीं। अगर सिर्फ टोटल एसेट दिया उसको एवरेज टोटल एसेट मान के अपने कैलकुलेशन में वैसे इंक्लूड करना, इसको डिवाइडेड बाय 2, 25,000 इंक्लूड मत करना। अभी हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, अब हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, हमारी नेट सेल अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, ये एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट है। अगर आपको ओपनिंग का डेटा दिया है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को प्लस करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को प्लस करो एंड डिवाइड बाय 2 करो। अगर नहीं दिया है तो चांपली बनने का नहीं। फोर्थ था हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर, दैट इज नेट सेल अपॉन एवरेज नेट टोटल एसेट्स। वेरी 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 सिंपल। इसमें से फॉर्मूला नंबर 2 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जामिनर्स एंड हमारे इंस्टीट्यूट बहुत फेवरेट वे में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि बाकी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट फॉर्मूला नंबर 2 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इंडिविजुअली 2 में 3 फॉर्मूला इंक्लूडेड है, उसके अंदर इंडिविजुअली 3 फॉर्मूलाज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब नेट सेल अपॉन एवरेज नेट फिक्स एसेट, एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब net assets upon average total assets. Very simple. Now the last type of assets, our profitability ratios. Our profitability ratios. Fourth type of this is प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इज द फोर्थ टाइप ऑफ रेशियोज। वेरी सिंपल। पहले हमने देखे लिक्विडिटी रेशियोज, फिर हमने देखे लेवरेज या सॉल्वेंसी वाले रेशियोज, फिर हमने देखे टर्नओवर रेशियोज, एंड नाउ द फोर्थ टाइप इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ये देखा था जहाँ पर हमको जीपी का रेशियो दे रखा था, कहाँ गया? हाँ, यहाँ हमको जीपी रेशियो दे रखा था, वहाँ हमने देखा जीपी रेशियो मतलब जीपी अपॉन सेल। उसी चीज़ को यहाँ पर जीपी मार्जिन रेशियो करके बोला गया। हमारा जीपी अपॉन रेवेन्यू यानी कि नेट सेल। सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जीपी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला हमारा जीपी मार्जिन रेशियो। जीपी मार्जिन रेशियो वेरी सिंपली पुट जीपी अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू, आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। वेरी वेरी सिंपली पुट, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितनी आपकी जीपी मार्जिन ज़्यादा उतना अच्छा। अरे वाह, प्यारा क्वेश्चन है काफ़ी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारा 25 + 75 हमारा 1 लाख आ गया। ये इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें बहुत सारी डेटा है, सिंपली एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपने रफ में बनाओ, रफ वर्क में। ये आपको मेन आंसर में नहीं लिखना, ये आपको रफ वर्क में लिखना है, अपने आंसर को कंफर्म करो। परचेजेस हमारी कितनी है? 15,000 + 60,000 दैट इज टोटल 75,000। कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। कैरेज इनवर्ड इज 2,000। सैलरी 25,000। क्या ये चीज़ हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है? नहीं, ये तो हमारे पीएनएल में आती है, इग्नोर करो। डिक्रीज इन द इन्वेंट्री, डिक्रीज इन द इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज अ लॉस, इसको करो डेबिट। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000।
रिटर्न आउटवर्ड्स, ये क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब रिटर्न आउटवर्ड सिंपली हमारा परचेज रिटर्न होता है। ये हमने जीएसटी में सही से समझा था। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब आपने बाहर सामान बेचा, वो आपको वापस अंदर आ रहा है। गुड्स आर कमिंग इनवर्ड्स, आपने सेल किया, वो आपको गुड्स वापस आ रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स हमारा परचेज में से लेस हो जाता है। 75,000 की हमारी परचेज थी, माइनस 2,000 वी गेट 73,000। 73,000 हमको नेट आता है। नाउ रिटर्न आउटवर्ड्स हमने देख लिया। वेजेस 5,000। चलो जी देख लेते हैं हमारा नेट इफेक्ट कितना आता है। ये आता है 83,000, 83, 85, 90,000 कॉस्ट एंड हमारा रेवेन्यू इज 1 लाख। तो हमारा जीपी कितना आया? वेरी सिंपल, 10,000। हमारा जीपी मार्जिन रेशियो कितना आता है? 10,000 अपॉन 100,000, दैट इज 10%। लेट्स चेक। परफेक्ट, 10%, वेरी परफेक्ट, 10%। या देखो दिस क्वेश्चन वॉज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। दिस एंटायर क्वेश्चन वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए हमेशा ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया करो रफ वर्क में। प्रॉपर इसके लिए रफ वर्क में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया करो, आंसर हमारा आ जाता है। हमने वैसे ही आंसर निकाला एंड दिस इज 10%। व्हाट वी गेट इज 10%। वैसे ही हमारा इबिडा मार्जिन आता है। हमारा इबिडा मार्जिन, इसका मतलब हम समझते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इबिडा हमारा आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लेकिन यही थी चीज़ तो हमने ईबिट करके पढ़ी थी, तो वो क्या थी? वो थी हमारी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से हम लोग डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेस कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर हम लोग इसमें डेप्रीसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन ऐड कर दें, तो अगर हम इसके अंदर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड कर दें तो वी गेट इबिडा। हमको इबिडा मार्जिन फॉर्मूला सिंपल सा बात बोलता है, मार्जिन सिंपली सेस, एक काम करो इबिडा अपॉन कर दो नेट सेल। जीपी मार्जिन रेशियो को आप एक तरीके से सोच सकते हो, जीपी मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट। इबिडा मार्जिन को आप एक तरीके से सोच सकते हो, ये नेट प्रॉफिट हमको बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू आर सेल्स। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नॉट एग्जैक्टली बट एक तरीके से समझ सकते हो ये हमारे नेट प्रॉफिट वाला रेशियो है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है। वेरी सिंपली पुट इबिडा अपॉन नेट सेल इज द इबिडा मार्जिन रेशियो। बहुत ही सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वी हैव 3,40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि हमको सीओजीएस दिया हुआ है, सीओजीएस हमको दिया हुआ है, दिस कम्स टू 2,20,000। 2,20,000 हमको दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000 माइनस 40,000, 80,000 प्लस 40,000 वी गेट 1,20,000। 1,20,000 लेस हमने किया, हमको आया 1 लाख। हमको आया 1 लाख, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100 वी गेट 29.41। 29.41 एक तरीके से ये हमारा नेट प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन हाँ, इसके अंदर हम लोग डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स का खर्चा नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो में हम ये सारे खर्चों को ले लेते हैं, हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। वी कंसिडर नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर सारे के सारे खर्चे लेस हो जाते हैं। उसी का सिंपल सा बात है, हमारी कंपनी का जीपी रेशियो 25% है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 20 lakhs एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वाओ, सच अ गुड पॉइंट। लेट आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन एक्स है, हमारा क्रेडिट रेवेन्यू कितना है 20 lakhs 00 प्लस कैश रेवेन्यू कितना है एक्स का 10% यानी कि 0.1x 0.1x। GP ratio is 25%, credit revenue from the operations was 20 lakhs and its cash revenue from operation is 10% of the total revenue. Total revenue का 10% is cash revenue. चलो ठीक है, मैं 0.1x को यहाँ लेके आया, that is 0.9x equal to 20 lakhs. तो yes people, 20 lakhs divided by 0.9 I get 22 lakhs, 22,222. जीपी मेरा कितना आता है, वेरी सिंपल, मैंने मेरी टोटल रेवेन्यू तो निकाल दिया, जीपी रेशो मुझे दिया है, इनटू कर दो 25%, सिंपल 5,55,555।
दिस इज माई टोटल जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे इतना आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 50,000, माइनस कर दो इसमें से 50,000, तो मुझे कितना आता है 5,555। दिस इज माई नेट प्रॉफिट, दिस इज माई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कर दो सेल ऑफ हाउ मच 22 lakhs, 22,222 into 100 I get my net profit ratio of 22.75%। जीपी रेशियो में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, जीपी अपॉन नेट सेल। इबिडा रेशियो में हम लोग इबिडा अपॉन नेट सेल करते हैं। इबिट वाले रेशियो में आपको इबिडा वाले रेशियो में ऐसा भी पूछ सकता है, इबिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। यह देखो बहुत सिंपल है, इबिट अपॉन नेट सेल, इबिट अपॉन नेट सेल, ठीक है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा घुमाने के लिए ऐसा वे में भी पूछा जा सकता है, आपसे ऐसा वे में भी पूछा जा सकता है, जस्ट टू कंफर्म दिस। यह भी बड़ा सिंपल सा हमने देख लिया। तो अभी हमने तीनों वेज में फॉर्मूलाज देख लिए हैं। जीपी रेशियो मतलब जीपी अपॉन नेट सेल, इबिडा मार्जिन रेशियो मतलब इबिडा अपॉन नेट सेल, एंड नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नाउ द रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारे टोटल एसेट्स के ऊपर हम कितना अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न लाके दे रहे हैं। हमारा पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, टोटल एसेट लेकिन एवरेज, यानी कि ओपनिंग में हमारे जितने टोटल एसेट्स थे प्लस करो क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय 2, वी गेट हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स। अर्निंग पावर रेशियो हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि पीबिट ले लेते हैं, पीबिट लेते हैं, दैट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स इज आवर अर्निंग पावर रेशियो। ये भी हमारा रिटर्न ऑन एसेट से काफ़ी सिमिलर है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो और भी बहुत ही प्यारा सा है। पीबिट लेना है, पीबिट तो लेना है, लेकिन इसमें से टैक्स लेस कर देना है। इसमें से 1 माइनस टैक्स की रेट लेस करनी है डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अभी हमने देखा रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स यार देखो ये अलग अलग टाइप के रेशियोज है, लेकिन यही है एक ही रिटर्न बेस्ड रेशियोज। ये हमारे रिटर्न बेस्ड रेशियोज का हेड हमारा बन जाता है। रिटर्न बेस्ड रेशियोज में अभी तक हमने 3 देखे, टोटल रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो, ROA रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो मतलब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। हमारा अर्निंग पावर रेशियो क्या बोलता है, हमारा अर्निंग पावर रेशियो सिंपली एक बात बोलता है, पैट को मारो गोली, पीबिट को लो कंसिडरेशन में, एंड डिवाइड तो हम सेम चीज एवरेज टोटल एसेट से कर दो। अभी सबसे इंटरेस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बोलता है। थोड़ा विचित्र सा काम करो, थोड़ा सा विचित्र सा काम करो, पीबिट ले लो, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें से 1 माइनस टैक्स यानी कि टैक्स की परसेंटेज को हटा दो, टैक्स को हटा दो, एंड डिनोमिनेटर में दो सेम एवरेज टोटल एसेट्स। वेरी 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 सिंपल। ये हमारे सारे के सारे रिटर्न बेस्ड रेशियोज आ जाते हैं। रिटर्न बेस्ड रेशियोज ये सारे के सारे हमारे ऐसे कैलकुलेट हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज रिटर्न बेस्ड रेशियो हमारा ये आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यार देखो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर कर लिया, ये हमारे शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली मिल जाता है क्या? सोचो और बताओ, क्या हमारा PAT क्या डायरेक्टली हमारे शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है? नहीं, इसमें से माइनस किया जाता है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। इसको लेस करने के बाद जो बच जाता है वो हमारे EPS में कैलकुलेट के लिए हम लेते हैं, बिकॉज दीज आर दी अर्निंग्स एक्चुअली एट्रीब्यूटेबल टू आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको एट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्निंग्स हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है।
दीज आर दी अर्निंग्स अवेलेबल टू आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके लिए इसको एट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स भी बोलते हैं। एक काम करो, ये ले लो, पहले हमारे इक्विटी के शेयर होल्डर को जितनी अर्निंग्स मिलने वाली है, मतलब हमारा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड कर दो इक्विटी से। इक्विटी में क्या क्या आएगा, हमारा शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पर गलती से भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मत कर देना, यहाँ पर गलती से भी हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मत कर देना। ये हमारा इक्विटी वालों की अर्निंग्स है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्लस करने की तो सेंस ही नहीं बनती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एवरेज इक्विटी लेते हैं, यानी कि ओपनिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 अगर दिया है तो। नहीं दिया है तो चांपली बन के सीधा सीधा डिवाइड करने की गलती मत करना। यहाँ पर हमारी इक्विटी अर्निंग्स आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड हमारा डिनोमिनेटर में आता है इक्विटी शेयर होल्डर के फंड्स, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके ऊपर भर भर के अपने को PYQ मिलता है। ये हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का दिए जाने वाला डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी देखो साधारण इक्विटी नहीं, हमारी प्यारी सी एवरेज इक्विटी, हमारी प्यारी सी एवरेज इक्विटी, जिसमें क्या आता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें एवरेज इक्विटी के कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाती है, एंड दिस कंप्लीट्स आवर रिटर्न बेस्ड रेशियोज, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी, रिटर्न ऑन एसेट्स, अर्निंग पावर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी, और इसके पहले हमने 3 अलग से फॉर्मूलाज देख रखे थे। कंपैरिजन की जैसे हमने बात की कि हम ABC लिमिटेड के इंडस्ट्री एवरेज से चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं हमारे सारे के सारे रेशियोज में, कि क्या हमारी कंपनी एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज बेटर परफॉर्म कर रही है या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हम ऐसे सारे रेशियोज में चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज DuPont analysis. DuPont analysis is used to measure the company's financial performance in more detail, showing how the net profit, total assets turnover, equity multiplier is used to determine the rate of return on equity. In conducting this DuPont analysis, it can provide information for various factors that cause financial performance, ups and downs. हम यहाँ पर हमारी कंपनी को असेस करने के लिए ये DuPont analysis यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग हमारी इक्विटी मल्टीप्लायर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सब चीज़ों को यूज़ करते हैं हमारी कंपनी की ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए एंड उसको एनालाइज करने के लिए। यार देखो, हमारी DuPont एनालिसिस में हम लोग यूज़ तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें पेड अप प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा था। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही विचित्र है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसमें हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो लेते हैं सबसे पहले, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि हमारा पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, एवरेज सेल्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो से। एसेट टर्नओवर रेशियो हमको याद है, हमने सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स किया था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो से। ये फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज आपको FM के सिलेबस में बहुत ही अपन डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रख लो, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी इज द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, यानी कि टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। अगर मैं इन तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से मेरा सेल्स कट, एवरेज टोटल एसेट्स कट, बचा क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी, दैट इज माई दिस फॉर्मूला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड इज अपॉन आर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है, यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो अगर मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, मैं एक सिंपल काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो कर दूँ। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके भी मेरा एनालिसिस हो सकता है। चलो जी लिख लेते हैं अभी इसको। ये हमारे चारों टाइप के रेशियोज तो हो गए खत्म, हमने चारों टाइप के रेशियोज देखे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर में आता है DuPont एनालिसिस। इसमें हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिडर करते हैं, लेकिन बड़े विचित्र तरीके से।
हम यहाँ पर NNM ले लेते हैं, हमारा नेट मार्जिन रेशियो, दैट इज आवर नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज सेल्स अपॉन आवर सेल्स. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, हाँ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो टोटल एसेट्स turnover ratio, that is our sales upon average total assets, इधर करेंगे मल्टीप्लाई. एंड देन लास्ट इज आवर FL रेशियो, यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो. जो ये FL रेशियो हम लोग अपने FM के सिलेबस में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए इसको बस याद रख लो. हम अपने FM के सिलेबस में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए इसको बस अच्छे से याद रख लीजिए. FL रेशियो मतलब हमारा एवरेज टोटल एसेट्स अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके अंदर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाता है. मेरा सेल्स हो गया कट, एवरेज टोटल एसेट हो गया कट, बचा क्या? नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि टोटल मिला के मेरा इक्विटी कैपिटल. वेरी सिंपल. ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का. ये बन जाता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला. ये हमारे पूरे के पूरे रेशियो टर्नओवर रेशियोज इस चैप्टर का पूरा समरी है. ये पूरे हमारे रेशियो चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का समरी है. एंड दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, डुपॉन्ट एनालिसिस. हम यहाँ पर नेट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला रेशियो इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू FL फाइनेंशियल लेवरेज का रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो यार, हमारा डुपॉन्ट एनालिसिस हो गया खत्म. यार देखो, बैलेंस शीट एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए बड़ी सिंपल सा ये थियरी क्वेश्चन है कि हमको रीड एंड इंटरप्रेट करने हैं क्या क्या चीज़ें. हमारा बैलेंस शीट पूरा का पूरा हमारा एसेट साइड, लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी, साथ साथ में हमको हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, हमारे ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड उनके ओपिनियंस को भी पढ़ के समझना आना चाहिए. ऑडिटर ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ऑडिटर्स डॉक्यूमेंट, ऑडिटर्स ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. हियर द ऑडिटर सम्स अप द फाइंडिंग्स बाय एक्सप्रेसिंग वन ऑफ द 3 जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियंस जो हम लोग सेक्रेटेरियल ऑडिट CS प्रोफेशनल में पढ़ते हैं. एंड देन हमारा MJA मैनेजमेंट जजमेंट एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट. दी सारी की सारी चीज़ों को हमको असेस करना पड़ता है बिफोर वी ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वेरी सिंपल. इस जर्नी में हमारी कौन सी पोजीशंस, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की चीज़ में दिक्कतें ला सकती हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम तो यार देखो, विंडो ड्रेसिंग. कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपये, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर 160 रुपये दिखा रखा है. दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. कि हम हमारे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखा देते हैं, इनकम बढ़ा देते हैं एंड हमारे लाइबिलिटी की वैल्यू कम कर देते हैं. या देखो, जो भी कॉन्ग्लोमरेट फर्म्स होती है, वो बहुत बड़ी फर्म्स होती है जिनके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑपरेशंस होते हैं. ये डाइवर्सिटी एक बेनिफिट तो है कंपनी के लिए, लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उनको सारी की सारी कंपनीज के इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है. यार देखो, इन कंपनीज को कोई मीनिंगफुल बेंचमार्क्स नहीं होते हैं. बिकॉज जब मेरी एक फर्म में 40 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडेड है एंड दूसरी टाइप की कंपनी में एक कंपनी एक ही बिजनेस चलाती है, मैं दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ. ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास कोई बेंचमार्क्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं. अगर हमें एनालिसिस की थियरी ही नहीं पता है, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है थियरेटिकली इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एनालिसिस, यहाँ पर हमारा डब्बा गोल हो सकता है. लैक ऑफ अंडरलाइंग थियरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉन्ग्लोमरेट फर्म्स के केस में एक लैक ऑफ कंपेरेबल बेंचमार्क्स, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है. कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है. समझो मेरी कंपनी हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट एवरेज वैल्यू ले लेती है वर्सेस हमारे कॉम्पिटिटर फीफो ले लेते हैं. यहाँ पर बिकॉज हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट नॉट बी कंपेरेबल. या देखो, इंटरप्रिटेशन इज वेरी सब्जेक्टिव. मैं रिस्क हाई ले सकता हूँ बिकॉज मेरी इनकम अच्छी है, लेकिन समझो एक ओल्ड अंकल है जिनको कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. उनको चाहिए कि उनको बस एक कॉन्स्टेंट अर्निंग मिलते रहनी चाहिए जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो. क्या हम दोनों की इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के रिगार्डिंग सेम होंगे? एक कंपनी जो मेरे लिए बहुत अच्छी है शायद उनके लिए ना हो, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है. ऑन एंड उल्टा, शायद एक कंपनी जिसमें रिस्क कम है लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत कम है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलेगा,
लेकिन अंकल को शायद चल जाएगा। अंकल बोलेंगे ठीक है मुझे थोड़ा कम रिटर्न दे दो, लेकिन मुझे रिस्क थोड़ा कम चाहिए, मुझे को एक कांस्टेंट अर्निंग की नीड है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की नीड नहीं है। कोरिलेशन अमंग रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज काफ़ी हद तक कोरिलेटेड होते हैं। Notwithstanding anything of our previous observations, financial ratios of a firm show high degree of correlation because several ratios have a common elements and several items tend to move in harmony. जिसकी वजह से in a view correlations it is redundant and often confusing. सारे के सारे इतने टाइप के हमने correlation के फैक्टर्स देखे, इतने सारे हमने रेशियोज पढ़े। यहाँ पर चार्ट तो हमारे ब्रॉड हेड थे जिसके अंदर हमने इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े। क्या अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन को ये सारे फॉर्मूलाज इंटरप्रेट करने दूंगा, वो बेचारा इंटरप्रेट कर पाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा? अरे बिल्कुल से कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल से वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे फाइनेंशियल रेशियोज आर अ प्रॉब्लम। लेकिन इसको ठीक कैसे करना है? चलो भैया आपने प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन भी बता दो, ठीक है। या देखो रेशियोज ना सिलेक्टिवली यूज़ करो, जो आपके काम आते हैं सिर्फ उन्हीं रेशियोज को यूज़ करो। हमारी विंडो ड्रेसिंग एक इज़ अ प्रॉब्लम, विंडो ड्रेसिंग इज़ अ प्रॉब्लम। सो मेक योर सेल्फ नॉलेजेबल, नो द ट्रिक्स यूज बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स जनरली अपनी अर्निंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं, बी अवेयर ऑफ दैट। प्रॉपर बेंचमार्क से अपनी कंपनीज को, अपने प्रॉपर बेंचमार्क्स से कंपनीज को कंपेयर करो एंड यूज द राइट रेशियोज एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस। हमारे फुटनोट्स भी रीड किया करो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन्ड होते हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फुटनोट्स होते हैं उनको भी आपको प्रॉपरली रीड करना है। Remember that financial statement analysis is an odd mixture of art and science. आपको आर्ट एंड साइंस, हमारे जितने रेशियोज है वो तो हमारे साइंस आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर वी आर यूजिंग लॉजिक। लेकिन कई बार ना वी यूज फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड लॉजिक। कई बार एक कंपनी परफॉर्म तो बड़ा अच्छा कर रही होती है, लेकिन उसका शेयर होल्डर होने के नाते एक कंपनी कई बार समझो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही होती है, लेकिन मुझे ना उसका प्रमोटर बिल्कुल चालू आदमी लगता है। क्या मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। अरे भैया तो बेवकूफ़ हो आप, हमको फ़र्क पड़ता है हमारे रिटर्न से, प्रमोटर से हमको क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा ही सोचा था हमारे Q2 से सत्यम के शेयर होल्डर्स ने। क्या हुआ उनका? ऐसा ही सोचा था हमारे सत्यम के शेयर होल्डर्स ने कि हमको हमारे प्रमोटर से क्या वास्ता है, हमको हमारी कंपनी के रिटर्न से वास्ता है। अजी पूरा वास्ता है हमको हमारे प्रमोटर से, क्योंकि वही है जो इनडायरेक्टली हमारी कंपनी का रिटर्न ला रहे हैं। हमने किसी भी रेशियो में ये थोड़ी देखा कि ये कंपेयर करो कि हमारे प्रमोटर कितने ढंग के आदमी हैं, चालू आदमी हैं। लेकिन क्या ये चीज़ से हमारे इंटरप्रिटेशन पे फ़र्क पड़ता है? अजी बिल्कुल पड़ता है। सत्यम के शेयर होल्डर्स ने भी यही सोचा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा शेयर होल्डर थोड़ा, हमारा प्रमोटर थोड़ा चालू है, लेकिन फिर उनको मिल गया उनका आंसर। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी रेशियो से रिलेटेड नहीं होते हैं, या किसी भी नंबर या किसी बेंचमार्क से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कई बार उनकी वजह से शेयर होल्डर्स रिफ्रेन कर देते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से। दोज आर वेरी सब्जेक्टिव फैक्टर्स, दोज आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव फैक्टर्स। यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट बोल क्या रहे हैं आपको। आर कंपनी रेवेन्यूज टाइड टू वन की कस्टमर, ऐसे कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके चले जाने से हमारा पूरा रेवेन्यू उजड़ जाएगा। टू वॉट एक्सटेंट आर द कंपनीज रेवेन्यू टाइड टू वन प्रोडक्ट? क्या एक प्रोडक्ट समझो, अगर कंपनी 10 टाइप के प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन एक टाइप का प्रोडक्ट इज 87% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इज दिस अ गुड थिंग? एब्सोल्युटली नॉट। समझो कि कल को आके गवर्नमेंट हाइपोथेटिकल वो प्रोडक्ट बैन कर दे, तो पूरा कंपनी का 87% तो हो गया खत्म। हाउ मच ऑफ द कंपनीज परचेजेज आर फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर? वॉट परसेंटेज ऑफ द कंपनीज बिजनेस इज जनरेटेड ओवरसीज? ठीक है, कॉम्पिटिशन की हमारे मार्केट में रियलिटी क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के, एंड आगे जाकर बिजनेस कैसा हम एक्सपैंड करने वाले हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपनीज जो टबैको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है उनके ऊपर ये फैक्टर बहुत ही नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है, बिकॉज कल को जाके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी इनके जीरो हैं, बिकॉज कब कौन सी गवर्नमेंट आए और कौन सा ये सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दे, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट्स आर दिस चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ हमने 4 टाइप के रेशियोज पढ़े, डुपॉन्ट एनालिसिस पढ़ा, एंड दिस वाज द ओनली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमने 2 से 3 थियरी क्वेश्चंस पढ़े जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीटिशन दे चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज डुपॉन्ट एनालिसिस। डुपॉन्ट एनालिसिस में हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी को हम एक विचित्र तरीके से 3 रेशियोज को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं।
ठीक है। एंड 4 टाइप के रेशियोज के तो मैंने आपको इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनवा ही दिए हैं। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? अजी व्हाट्सएप ग्रुप में आके ले जाओ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। 4 टाइप के रेशियोज एंड दिस डुपॉन्ट एनालिसिस की थियरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। एज आई सेड, अगर वीडियो पसंद आया हो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलियो। अगर वीडियो दिल से पसंद आया हो अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। चैनल को करिए सब्सक्राइब, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला है। एंड ये सीरीज़ के आगे वाले एपिसोड्स जल्दी से जल्दी मैं ट्राई कर रहा हूँ 19 या 20 तक तारीख के मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ, ताकि उसके बाद आपको भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए अपने इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। टुडे इट इज़ 10th अप्रैल, मैं कोशिश कर रहा हूँ 19 तारीख तक मैं सारे के सारे चैप्टर्स डाल दूंगा, या मैक्स टू मैक्स 20 तक मैं सारे के सारे चैप्टर्स डलवा दूंगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दिस इज योर होस्ट, योर रैंकर दोस्त यश केसवानी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड ऑलवेज गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।